हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बैक टू स्कूल। सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसके कुछ टॉपिक्स हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बचे हुए टॉपिक्स को हम आज डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का द रेन ऑफ टेरर। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक फर्दर क्विकली रिवीजन दे देती हूँ हमने अब तक क्या किया है। एज वी नो, फ्रांस में मोनार्की पूरी तरीके से खत्म हो गई थी और फ्रांस को हमने एक रिपब्लिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। रेवोल्यूशन के पीछे हमारे बहुत सारे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल अलग अलग तरीके से रीजंस थे। लोगों का कहना था कि सिर्फ एक ही पर्सन क्यों सब कुछ करे, क्यों हम किसी एक पर्सन की ही मर्जी माने। पावर जनता के हाथ में होनी चाहिए, पावर नेशन के हाथ में होनी चाहिए। हम अपनी मर्जी से रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे, वो देश पे रूल करेगा। कॉमन पीपल की एक और सबसे जो मेजर प्रॉब्लम थी कि टैक्स सिर्फ हमसे ही क्यों लिया जा रहा है, हम ही क्यों स्ट्रगल करें। आप सबको मैंने बताया है, कॉमन पीपल से हैवी टैक्सेस लिए जाते थे, उसके बावजूद भी उनके पास किसी तरीके की कोई पॉलिटिकल पावर नहीं थी। उन्हें अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता था, अलग अलग तरीके से वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे। जबकि क्लर्जी एंड नोबिलिटी पीपल्स, इनसे किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, हर तरीके की इनके पास पावर थी और ऊपर से ये लोग लग्जरी लाइफ भी एंजॉय कर रहे थे। देखो, अब आज का टॉपिक देखो, फ्रांस में मोनार्की खत्म हो चुकी, डेमोक्रेसी डिक्लेयर हो चुकी थी। डेफिनेटली एक हिस्टोरिक मोमेंट था, लेकिन सवाल अब ये है, रिपब्लिक स्टेट तो हमने डिक्लेयर कर दिया, अब इसके बाद ये तो है नहीं कि सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, अब लाइफ में कोई स्ट्रगल ही नहीं बचा, है ना। ऐसा तो कुछ भी नहीं था। रिपब्लिक स्टेट बनने के बाद बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स थी जो हमारे सामने आई। क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या चैलेंजेस थे। सबसे फर्स्ट, जो अंदर ही अंदर रिवोल्ट चल रहा था। अंदर ही अंदर रिवोल्ट का क्या मतलब है, बहुत सारे लोग फ्रांस में अभी भी ऐसे थे जो कि डेमोक्रेसी से खुश नहीं थे। वो लोग अभी भी मोनार्की को वापस चाहते थे, जिनमें क्लर्जी, नोबिलिटी पीपल्स, इनके लिए तो प्रॉब्लम ही हुई ना। कॉमन पीपल के लिए तो अच्छा हो गया, बट जो क्लर्जी एंड नोबिलिटी पीपल से अब इन्हें टैक्स भी देना पड़ रहा था। कंट्री की जो पॉलिटिकल पावर है वो भी अब इनके पास पहले के अकॉर्डिंग बहुत कम हो गई थी। अब सब इक्वली ट्रीट हो रहा था, ना कोई अमीर, ना गरीब, ना ऊंच ना नीच, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रह गया था। तो इस वजह से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि ये चाहते थे कि मोनार्की को वापस लाया जाए, किंग का रूल ही बेस्ट है। उनका ये मानना था। वो लोग जो डेमोक्रेसी का सिस्टम था इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। सेकंड रीजन है इकोनॉमिक हार्डशिप। फूड शॉर्टेज हो रही थी, फूड के जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा महंगे हो रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, इसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। नेक्स्ट देखो, फॉरेन इन्वेशंस है। ऑस्ट्रिया और पर्शिया, ये लोग फ्रांस पर अटैक कर रहे थे ताकि मोनार्की को वापस लाया जा सके। आगे हैं, अब भी फ्रांस के लोगों में डर था एक कि जो किंग के सपोर्टर हैं, जो मोनार्की के सपोर्टर हैं, वो लोग कहीं दोबारा देश में मोनार्की वापस ना ले आए। भाई, आप 100 पीपल हो, 100 में से 80 अगर सपोर्टर हैं तो आपको एक तो डर हो ही जाता है ना, कहीं ये लोग अपनी पावर का यूज करके वापस मोनार्की को दोबारा स्थापित ना कर दे। ये जो सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स चल रही थी, इसी प्रॉब्लम में एक पॉलिटिकल ग्रुप ने सारी कंट्री की पावर अपने हाथों में ले ली और ये पॉलिटिकल ग्रुप था जैकोबिन्स, जिनके रिप्रेजेंटेटिव थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। इन्होंने डिसाइड किया था कि कंट्री को बचाने के लिए और जो रिपब्लिक की हमने स्थापना की, इसको सिक्योर करने के लिए हम एक्सट्रीम स्टेप्स उठाए जाएंगे। मींस अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कदम उठाए जाएंगे, लेकिन रिपब्लिक पर आंच नहीं आने दी जाएगी। हर सिटीजन्स, जो भी पूरे फ्रांस में जो भी सिटीजन्स ऐसे दिखाई देता कि ये तो रिपब्लिक का अपोज कर रहा है, मोनार्की की बातें कर रहा है, उस पर्सन को ये लोग एनिमी ऑफ द रेवोल्यूशन डिक्लेयर कर दिया जाता था। यही रीजन है 1793 से 1794 का पूरा जो टाइम पीरियड था ना, हिस्ट्री में जाना जाता है एज द नेम ऑफ रेन ऑफ टेरर। एक ऐसा दौर जिसमें डर भी था, सजा भी थी, एग्जीक्यूशन भी था, जिसने फ्रांस को हिला कर रख दिया था। आगे देखो, द रेन ऑफ टेरर के कुछ फीचर्स हमें दिए गए हैं। चलो स्टेप बाय स्टेप उनको कवर करते हैं। हमारा फर्स्ट है लीडरशिप ऑफ रॉबेस्पियर। बच्चों, अभी हमने देखा कि फ्रांस की जो नई रिपब्लिक है उसको सिक्योर करने के लिए जैकोबिन्स ने सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था, सारी पॉलिटिकल पावर अपने हाथों में ले ली थी और यहीं से, इसी मूवमेंट से शुरू हुआ था द रेन ऑफ टेरर। अब सवाल इसमें भी सबसे बड़ा ये है कि इस दौर का सबसे बड़ा जो लीडर है वो कौन है, तो इसका जवाब है हमारा मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। आगे देखो क्या बताया हमें, जो मैक्सिमिलियन थे, इन्हें 1793 से 1794 के जो पीरियड था, इस टाइम इन्हें सेंट्रल फिगर माना जाता था। रीजन क्या है,
जो पब्लिक सेफ्टी को लेके जो भी इश्यूज है जो उनको रिजॉल्व करती थी, उस कमेटी के हेड थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। और ये कमेटी उस टाइम पे एक तरह से फ्रांस की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यानी कि गवर्नमेंट की जो मेन कंट्रोलिंग बॉडी है ना, जैसे अपने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है एनडीए गवर्नमेंट, ठीक उसी तरह 1793-94 में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर फ्रांस की मेन बॉडी था। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल भी था, क्या था? वर्च एंड टेरर। इसका क्या मतलब है? उनका मानना था कि अगर डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन दोनों को बचाना है ना, तो सिर्फ आइडियल या स्पीचेस से काम नहीं चलेगा। मींस कोई आपको कुछ कह रहा है आप चुप रहो, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आपको कोई कुछ कह रहा है ना भाई, आप सामने उसको जवाब दो, तभी कुछ बात बनेगी, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। लोगों में ऑनेस्टी और डेडिकेशन भी होनी चाहिए और साथ ही टेरर यानी कि डर और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी जरूरी है। लोगों के मन में ये होना चाहिए कि अगर हमने ये किया ना तो हमें इसके बदले ये सजा मिल सकती है। एक मन में डर बैठा के रखना। मैक्सिमिलियन का मानना था कि अगर रिपब्लिक के एनिमीज को, रिपब्लिक के दुश्मनों को अगर सबके सामने खुलेआम अगर पनिश नहीं किया गया ना, तो वो दोबारा कभी ना कभी मोनार्की को वापस लाने की कोशिश जरूर करेंगे। इसीलिए एनिमी ऑफ द रिवॉल्यूशन जो मैंने आपको अभी बताया कि जो भी पर्सन रिपब्लिक को सिक्योर करने में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है या फिर मोनार्की को लेके अलग अलग अफवाहें फैला रहा है, उसे एनिमी ऑफ रिवॉल्यूशन डिक्लेयर किया जाएगा और उसे सजा दी जाएगी। इसी वजह से मैक्सिमिलियन ने बोला था कि विदाउट वर्च्यू टेरर इज डेंजरस बट विदाउट टेरर वर्च्यू इज पावरफुल। तो स्टूडेंट्स, इसी सोच की वजह से रॉबेस्पियर ने अपना एक लीडरशिप मॉडल बनाया, जहां एक तरफ वो डेमोक्रेसी की बात भी कर रहा था और दूसरी तरफ एक्सट्रीम पनिशमेंट और एग्जीक्यूशन से लोगों के मन में डर भी बना रहा था। बस इन्हीं दोनों चीजों को उसने एक टूल की तरह यूज किया अपनी कंट्री को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, यूज ऑफ द गिलेटिन। देखो, हमने अभी समझा कि रॉबेस्पियर का जो प्रिंसिपल था वर्च्यू एंड टेरर यानी रिपब्लिक को बचाने के लिए फियर और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जरूरी है, लेकिन ये पनिशमेंट दिए कैसे जाते थे उसके बारे में बताया गया। उस टाइम पे एक खास डिवाइस होता था जिसका नाम था गिलेटिन। गिलेटिन एक मशीन, एक बड़ा सा स्टील का ब्लेड ऊपर से गिरता था और कन्विक्ट का मतलब जो दोषी है उसका सिर धड़ से अलग कर देता था, यानी एक तरह से क्विक एंड इक्वल पनिशमेंट देने का एक तरीका। ठीक है, रेन ऑफ टेरर के दौरान हजारों लोगों को गिलेटिन पर एग्जीक्यूट किया गया था। सिर्फ नॉबल्स और जो क्लर्जी ही नहीं बल्कि वो लोग भी जिन्होंने पहले रिवॉल्यूशन को सपोर्ट किया था, अगर उन्हें रॉबेस्पियर की जो पॉलिसी बनाई थी कि एवरीवन शुड बी इक्वल, कोई भी अपनी मनमर्जी किसी पे थोप नहीं सकता, इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट जो भी आवाज उठाई हो, जिसने भी, उसे एनिमी ऑफ द रिवॉल्यूशन डिक्लेयर करके उसे भी पनिश किया जाता था। सबसे बड़े और शॉकिंग एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, किंग लुइस 16 विद उनकी वाइफ क्वीन मैरी 17 जनवरी 1793 में गिलेटिन पर एग्जीक्यूट किया गया था किंग लुइस 16 को, वो भी सबके सामने। उसके बाद अक्टूबर 1793 में उनकी वाइफ क्वीन मैरी को पनिशमेंट दी गई थी। किंग और क्वीन को सबके सामने गिलेटिन पर एग्जीक्यूट करने का जो मोमेंट बना था, ये मोमेंट फ्रांस के लोगों के लिए एक सिंबॉलिक मैसेज बन गया था कि अब नए रिपब्लिक में किसी भी इंसान, चाहे वो राजा हो या फिर वो हो आम नागरिक, कानून सबके लिए बराबर है। एवरीवन शुड बी इक्वल। अगर कोई गलत है तो उसे सजा दी जाएगी। ये सोच के उसे नहीं छोड़ा जाएगा कि ये तो रिच फैमिली से बिलोंग करता है या फिर ये किंग है या फिर ये कोई नेता है। ऐसा किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जो गलत है उसी मोमेंट पे उसे दोषी करार किया, उसी मोमेंट पर उसको सजा दे दी। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एनिमीज ऑफ द रिवॉल्यूशन। इसमें क्या बताया गया, देखो मैंने अभी आपको बताया रेन ऑफ टेरर के दौरान एक खतरनाक सा रूल था कि जो भी इंसान रॉबेस्पियर है और उनके आइडियाज के खिलाफ बोलेगा ना, या फिर अगर उन्हें लगा कि कोई भी पर्सन है वो मोनार्की को सपोर्ट कर रहा है या मोनार्की का सपोर्टर है, तो उसे एनिमी ऑफ रिवॉल्यूशन डिक्लेयर करके सजा दी जाएगी। अब सोचो इसका मतलब क्या था, मतलब सिर्फ राजा महाराजा या फिर क्लर्जी ये नहीं, बल्कि जो प्रिस्ट थे, नोबल्स थे, मॉडरेट्स थे और यहाँ तक कि जो जैकोबिन्स के अपने खुद के मेंबर्स थे ना, मींस इनकी पूरी पार्टी थी, जो पूरी नेशनल पार्टी थी, इनमें भी अगर कोई पर्सन ऐसा है, यहाँ तक कि जैकोबिन्स के जो अपने मेंबर्स थे यानी इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी, इनके भी अपने कोई अंदर कोई ना कोई मेंबर ऐसा निकल ही जाता है, इनके भी कोई मेंबर होते थे ना जो इनकी पॉलिसी से डिसएग्री करता था, तो उनको भी ये लोग पनिश कर देते थे। ठीक है, और एक बात याद रखना, पनिशमेंट सिर्फ ये नहीं है कि आपको कारावास में बंद कर दिया, भाई जेल में बंद कर दिया, नहीं, सीधा एग्जीक्यूशन बाय गिलोटिन। इस वजह से फ्रांस में
डर का माहौल बन गया था। हर कोई सोचता था कि अगर मैंने कुछ उल्टा बोला कल मैं भी गिलेटिन पर हो सकता हूँ, मुझे भी मार दिया जाएगा। एस्टिमेट्स के मुताबिक लगभग 40,000 लोगों की जान चली गई थी इसी दौरान। इसमें हमारे ये नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े लोग शामिल थे, नोबल्स, प्रेस्ट वगैरह, नहीं, इसमें आम लोग भी शामिल थे जो किसी न किसी वजह से रॉबेस्पियर का टारगेट बन गए थे। यानी हम ये कह सकते हैं जो रिवॉल्यूशन हमारा शुरू हुआ था फ्रीडम और इक्वेलिटी के नाम पर, आज उसी के नाम पर हजारों लोगों की जिंदगी खत्म कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखो हमारा क्या है, इकोनॉमिक मेजर। देखो क्या है इसमें, रेन ऑफ टेरर में सिर्फ पनिशमेंट और एग्जीक्यूशंस ही नहीं हुए, रॉबेस्पियर ने कुछ इकोनॉमिक मेजर्स भी लगाए थे। सबसे बड़ा इशू उस टाइम पे क्या था, महंगाई और फूड शॉर्टेज। लोगों को खाने के लिए रोटी बहुत महंगी पड़ रही थी, सस्ती कहीं मिल ही नहीं रही थी और ऊपर से फूड की कमी भी बहुत हो रही थी। इसी प्रॉब्लम को कम करने के लिए रॉबेस्पियर ने क्या किया, सबसे पहले जो असेंशियल गुड्स थे जैसे कि ब्रेड, उसके प्राइस फिक्स कर दिए ताकि आम लोगों को जो बेसिक नीड्स है ना उनकी वो मिल सके। आम लोगों को जो बेसिक चीजें है ना कम से कम वो तो मिल सके। दूसरा क्या है, उसने पीजेंट्स को, किसानों को मजबूर किया कि वो अपनी जो ग्रेन है ना वो गवर्नमेंट के फिक्स प्राइस पर ही बेचे। थर्ड देखो, अगर कोई भी पर्सन ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी कर रहा है, मतलब चीजें छुपा कर रख रहा है फिर उसे महंगे दामों पर बेचने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए बहुत हैवी पनिशमेंट डिक्लेयर थी कि हाँ भाई अगर कोई ऐसा पर्सन मिला तो उसे सजा दी जाएगी। यानी एक तरफ लोगों को सस्ती चीजें भी मिल रही थी, दूसरी तरफ जो पीजेंट्स थे, ट्रेडर्स थे यानी बिचौलिए, वो नाराज हो गए थे क्योंकि उनका प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो खत्म हो गया था। क्योंकि किसानों को अगर एक फिक्स्ड प्राइस मिलने लग गया, फिक्स्ड रेट मिलने लग गया कि आपको इतने में तो अपनी फसल बेचनी है, तो वो क्यों सस्ते दामों में बेचेंगे, है ना। जो ट्रेडर्स होते हैं आमतौर पे यही करते हैं, सस्ते में खरीद लेंगे फिर उसको महंगे पे बेचेंगे। तो ये चीज इनकी गवर्नमेंट ने खत्म कर दी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, सोशल मेजर। आइए देखते हैं क्या है इसमें। फर्स्ट तो रेन ऑफ टेरर में सिर्फ पॉलिटिक्स और इकोनॉमी ही चेंज नहीं हुई, बल्कि जो हमारी सोशल लाइफ थी, सोशल स्ट्रक्चर था, किसी भी चीज को देखने का जो नजरिया था वो भी पूरी तरीके से चेंज हो गया था। सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, नोबिलिटी के टाइटल्स हैं जो, जैसे भाई ये प्रिस्ट है, ये रिच पर्सन की ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी है, इन सब चीजों को बैन कर दिया गया था। मतलब कोई भी ड्यूक, लॉर्ड या फिर प्रिंस कहना अलाउड नहीं था। क्यों अलाउड नहीं था, जो हमारे ये सब सिंबल थे कि ये लॉर्ड कर्जन है, ये प्रिंस लुइस है, प्रिंस चार्मिंग है, जो भी, ये सब हमारे फेडरल और इनइक्वालिटी के सिंबल माने जाते थे। सेकंड देखो, चर्च को बंद कर दिया गया था। पुराने रिलीजियस और मोनार्की के जो सिंबल्स थे उनको हटा दिया गया था। रॉबेस्पियर चाहते थे कि लोग पुराने ट्रेडिशन से थोड़ा हटे, वहां से ब्रेक और नए रिपब्लिक के जो आइडियल्स हैं जैसे कि इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, इन सब को फॉलो करें। आगे देखो, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर इक्वालिटी को भी प्रमोट करने के लिए काफी कुछ कर रहे थे। कपड़ों तक में उन्होंने चेंजेस कर दिए थे। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मैक्सिमिलियन ने फ्रांस में कंपल्शन कर दिया था कि हर पर्सन सेंस कुलेटिस नाम की एक ड्रेस डालेगा। इसका क्या मतलब है, एक सिंपल ऑर्डिनरी ट्राउजर जो सब लोग पहनते हैं, जो आम लोग पहनते थे। इसके पीछे उनका एक मैसेज भी था कि सब इक्वल है, चाहे वो रिच है, पुअर है, अगर वो सेम डालेंगे तो सब इक्वल ट्रीट किए जाएंगे। स्कूल में भी ड्रेस हमारी लगी होती है, वो किस लिए की जाती है कि स्कूल प्रेमिसेस में सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए। किसी को भी रिच, पुअर या ये पॉलिटिक्स का लड़का, पॉलिटिकल लीडर है कोई, उसका लड़का है, उसकी लड़की है, ऐसा कुछ भी ना हो, सबको इक्वली माना जाए। उसी तरीके से ड्रेसिंग कोड वहाँ का डिसाइड कर दिया गया था। समझ आया आप लोगों को? जो रॉबेस्पियर है ये सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं बल्कि लोगों की जो डेली लाइफ है, उनकी आइडेंटिटी है, उसको भी चेंज कर रहा था। नेक्स्ट पॉइंट देखो हमारा क्या है, कल्ट ऑफ द सुप्रीम बीइंग। हमारा अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है इसमें देखो, रॉबेस्पियर ने रिलीजन को भी बदलने की पूरी कोशिश की कि भाई रिलीजन भी जो लोगों का है वो चेंज हो जाए। उसने एक नया सिविक रिलीजन इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था कल्ट ऑफ द सुप्रीम बीइंग। अब आप सोचोगे इसकी क्या जरूरत थी? रॉबेस्पियर चाहता था कि सभी लोग एक ही फेथ, एक ही रिवोल्यूशनरी स्पिरिट के अंडर यूनाइट हो, इकट्ठे हो। क्रिश्चियनिटी को उसने साइड में कर दिया था क्योंकि उसे लगता था कि ये मोनार्की और पुराने सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इस नए कल्ट में लोगों को कहा गया कि एक सुप्रीम पावर या फिर एक सुप्रीम बीइंग को आप लोग सब मानो क्योंकि ये ह्यूमैनिटी और इक्वालिटी के आइडियल्स का सिंबल है। और जो क्रिश्चियनिटी थी, क्रिश्चियन धर्म का वो था प्रचार प्रसार था,
वो सिर्फ मोनार्की और पुरानी जो सोच है उसको बढ़ावा दे रहा है। कल्ट ऑफ रिलीजन हमारा एक तरह का नेशनलिस्टिक रिलीजन था जो सिटीजन्स को आपस में कनेक्ट करेगा और रिवॉल्यूशन के प्रिंसिपल्स को मजबूत बनाएगा। रिवॉल्यूशन के क्या क्या प्रिंसिपल थे? इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इन सभी को वापस में मजबूत बनाएगा। समझ रहे हो ना? रॉबेस्पियर ने ये स्टेप लिया ताकि यूनिटी और डिसिप्लिन को मेंटेन किया जा सके और जो पुराने रिलीजियस डिविजन्स हैं उनको खत्म कर दिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंड ऑफ द रेन ऑफ टेरर। देखो हुआ क्या था, लोगों ने पहले तो बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था रॉबेस्पियर को, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो रिवॉल्यूशन को बचा रहा है, रिपब्लिक को सरवाइव करने की वो कोशिश कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी जो पॉलिसीज थी उससे थक गए थे। हर जगह स्ट्रिक्टनेस, पनिशमेंट, एग्जीक्यूशंस चल रहे थे। कुछ भी करो, पहले मन में डर बैठा हुआ था कि यार इस बात पे भी अगर बुरा लग गया तो सजा मिल जाएगी, ये चीज अगर ऐसे कर दी तो सजा मिल जाएगी। तो सोचो ऐसी सिचुएशन जहां हर आदमी डर से जी रहा है, डर के साए में जी रहा है, हर पल का डर कि यार कल को कोई भी उठ के हमें एनिमी ऑफ द रिपब्लिक डिक्लेयर कर सकता है और उसकी सजा तो सीधी मौत है। इवन जो रॉबेस्पियर के साथ उस कमेटी में भी शामिल थे, हेड कमेटी में भी शामिल थे, उन्हें भी लगने लगा था कि आज किसी और की बारी है, कल कहीं हमारी बारी ना हो। तो एक डर बैठ गया था लोगों के मन में। इसी के चलते जुलाई 1794 में रॉबेस्पियर के साथ जो काम कर रहे थे उन्हीं लोगों ने उसको अरेस्ट कर लिया और जिस गिलेटिन का यूज उसने दूसरों के लिए किया था, दूसरों को सजा देने के लिए किया था, वही गिलेटिन उसके लिए यूज की गई। सबके सामने रॉबेस्पियर को एग्जीक्यूट कर दिया गया। इसके साथ ही एक डर और खून से भरे चैप्टर का एंड हो गया। रेन ऑफ टेरर ऑफिशियली खत्म हो गया। आइए देखते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस। तो स्टूडेंट्स अब सवाल ये उठता है कि रेन ऑफ टेरर का क्या सिग्निफिकेंस था, मतलब इसका असर फ्रांस और दुनिया के बाकी देशों पर क्या पड़ा। सबसे फर्स्ट है, इसने ऑल ओवर वर्ल्ड को ये दिखाया कि रिवॉल्यूशन एक्सट्रीम हो जाए तो उसके खतरे कितने बड़े हो सकते हैं। मतलब जैसा कि हमने देखा, डेमोक्रेसी बचाने के लिए रॉबेस्पियर ने डिक्टेटरशिप का रास्ता चुना और इसका नतीजा वाइड स्प्रेड फियर और वायलेंस। लोगों के मन में डर बैठ गया कि ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, वैसा करेंगे तो वो हो जाएगा। डर होना भी अच्छा है, लेकिन अगर वो एक्सट्रीम हो जाए तो उसका कितना गलत रिजल्ट होता है हमने इस टॉपिक में समझा। इसीलिए कहते हैं कोई भी चीज हो लिमिट में ही अच्छी लगती है। सेकंड पॉइंट देखो, मोनार्की हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। फ्रांस अब तक एक ट्रू रिलीजन बन चुका था जहां पर किंग का चैप्टर कंप्लीटली बंद हो चुका था। एक बात और, लिबर्टी और इक्वालिटी के जो आइडियाज थे यूरोप और दुनिया भर में फैल गए कि सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए। ये सारे विचार जो हैं ये वर्ल्ड वाइड फैल चुके थे, लेकिन याद रखो ये सब बहुत बड़े ह्यूमन कॉस्ट के साथ आया था। आपको याद ही होगा इस चीज के लिए लगभग 40,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आगे देखो, रेन ऑफ टेरर ने एक नए चैप्टर के लिए रास्ता बनाया था। क्या? 1795 में एक नई गवर्नमेंट आई जिसका नाम था द डायरेक्टरी ऑफ फ्रांस। तो स्टूडेंट्स, एक तरफ इस पीरियड ने फ्रांस को मोनार्की से बचाया, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को ये भी दिखाया कि एक्सट्रीम होना किसी भी चीज का वो हमारे लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि रेन ऑफ टेरर ने कैसे फ्रांस को मोनार्की से तो बचा लिया, लेकिन लोगों को दिखाया कि एक्सट्रीम होना किसी भी चीज का वो कितना खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे रॉबेस्पियर के बाद जो नई गवर्नमेंट आई थी द डायरेक्टरी ऑफ फ्रांस 1795, उसने फ्रांस को किस तरीके से लीड किया, क्या उसकी रूलिंग थ्योरी थी, क्या उसके प्रिंसिपल्स थे। ये सब कुछ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग और हिस्ट्री से सीखना बिल्कुल भी मत भूलिए। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जितना आप अच्छे से समझोगे ये उतना इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। और अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, डू कमेंट्स। एंड वन लास्ट, don't forget to hit like, comment, share and subscribe to my YouTube channel Back to School. Bye bye. मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।